हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह। सो हम इस पे कर रहे हैं नीट के पेपर्स के सोल्यूशन। ऑलरेडी 2019 का पेपर पूरी तरह से सॉल्व करके मैंने अपलोड किया है, तो अगर आपको देखना है तो वो देख लीजिए। उसके साथ साथ आज हम अपलोड कर रहे हैं 2018 का पेपर, जो 2 पार्ट में आएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एक्चुअली 2 आवर्स की हो गई है, तो हम हाफ सेक्शन में 2 वीडियो पोस्ट करेंगे 2018 के पेपर के सोल्यूशन की। अगर आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आप सारे के सारे पेपर्स रिवाइज कर लेंगे, नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 18 और 19 दो पेपर सॉल्व किए एंड आई कैन टेल यू 4 से 5 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिपीटेड थे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, फजान्स रूल रिपीटेड था, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीटेड था, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीटेड था। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। उसके अलावा जो क्यूमीन का प्रोसेस है, फिनॉल का सिंथेसिस का, वो रिपीटेड था। तो मैं आपको यही गाइड कर सकती हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगी कि किस तरह से और किन किन क्वेश्चंस पे मेजरली आपको फोकस करना है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करिए। और जो बच्चे 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बी वेरी पॉजिटिव, गेट अप and sit with a notebook and a pen so that you can also solve along with me and trust me, फिर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। So my dear students, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। Which of the following is correct with respect to minus I effect? अब बच्चा माइनस आई इफेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो सही बात है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ता है। तो 65 से के हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। लेकिन यही ऑर्डर उलट जाता अगर यहाँ पे Nr2 प्लस होता या Nr3 प्लस होता बच्चा। तो ये मैं माइनस आई इफेक्ट वाले केस में डिस्कस करूंगी। अगर आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और उसके साथ 3 R ग्रुप अटैच है तो वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और ये कॉन्सेप्ट मैं अभी रिसेंटली जीओसी का जो पार्ट 3 लॉन्च करूंगी उसके अंदर डिस्कस करूंगी आपसे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर 2 बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप यू आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So here it is question number 66 और ये एक जाना पहचाना क्वेश्चन जो बार बार आता है। तो देखो फोकस क्या रहना चाहिए हमारा, क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन, उसके बाद जो बेसिक नेचर है, बेसिक कैरेक्टर है, ये सारे जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में बेसिक कैरेक्टर है वो सारी चीजें आपको करनी ही है। और ये कुछ नेम रिएक्शंस ऐसे हैं जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं, तो ये नेम रिएक्शंस आपको आने ही चाहिए, टेक्स्ट बुक के हैं ये, ठीक है। In the reaction, this is phenol and this is your chloroform react with NaOH and ये प्रोडक्ट देता है। भाई ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है इसके अंदर, ये याद रख लो, डाइक्लोरोकार्बीन है। इसका मैं कराऊंगी आपको क्या, इसका आपको कराऊंगी मैं मैकेनिज्म अलग से। हम ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पर इन शॉर्ट मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि ये कैसे होता है। जो CHCl3 है वो NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है CCl3 माइनस, क्योंकि बेस क्या होता है, एक प्रोटॉन सीकर होता है, तो बेस प्रोटॉन ले लेगा और CCl3 माइनस बनाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और ये CCl3 माइनस एक और क्लोरीन को लूज करेगा और बनाएगा CCl2, ठीक है। और ये है आपका डाइक्लोरोकार्बीन जो इसके अंदर एक्ट करता है इंटरमीडिएट की तरह या फिर वी कैन से इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आई होप यू आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 67 माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से रीड किया है तो आपको पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल के कंपैरिजन में भी। क्योंकि वो फॉर्म करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, काम खत्म है। इस तरह से दिखाता है RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और दूसरी साइड से हमारा इसी तरह से RC सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और इधर डबल बॉन्ड O है तो इनके बीच में हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेस्ट एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 68।
अच्छा, अगेन जोरदार क्वेश्चन, आई होप आप खुद से ट्राई करें पहले, ठीक है, फिर सोल्यूशन सुने। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर कंपाउंड A C8H10O is found to react with NaOI। हाय हाय, आइडोफॉर्म है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, सिंपल चीजें याद रखिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता है, CH3CHOH ऐसा कोई ग्रुप अगर अटैच हो, या फिर CH3C डबल बॉन्ड O, यानी कि मिथाइलेटेड कीटोन, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप जो मिथाइल से अटैच हो, या फिर OH ग्रुप जो इस तरह से अटैच हो। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसके अंदर। सीधा सीधा याद रखना कि कहाँ पे आपको दिखाई देता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये दोनों कंडीशंस, CH3C डबल बॉन्ड O जहां पे हो एंड CH3CHOH जहां पर हो, वो आइडोफॉर्म पॉजिटिव देगा ही देगा। ओके, let's move to the next question, my dear students, and here it is on the screen। ओके, सो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया है। बाय द वे, कई बार ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया रहता है और आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं, उससे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको सारे निकालने ही पड़ेंगे। तो जरा एक एक करके शुरू करते हैं। CO+3, अब CO+3, तो अगर इसका आयन का एटॉमिक नंबर होता है 26, निकल का 28 होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकर, कॉपर, जिंक एंड क्रोमियम का हो गया आपका 24, और कोबाल्ट का होता है 27 बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से आयन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी बच्चा, S से 2 निकालो तो 4s0 हो जाएगा, और 3d6 होता है तो अब 3d5 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से निकला और एक D में से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3d5, यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। अच्छा, वैसे क्रोमियम का +3 स्टेट में देखो, तो क्रोमियम का +3 स्टेट में देखने जाओगे तो ये होगा 4s0 3d3, यहाँ पे 3d5 लिख देते, तो इसके पास इसके 4s0 3d3 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चा, इसके 3 हो गए। अच्छा, अब कोबाल्ट का देखते हैं, तो कोबाल्ट इन +3 स्टेट, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d6 बच्चा, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 4 है ना। ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर भरा, इसके अंदर भरा, इसके अंदर, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। और निकल का देख लेते हैं, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d8, है ना। तो 3d8 के हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। अब सबका निकाल लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या है बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू रूट n+2 होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखो, तो पहले 4 रख के देखते हैं, तो 4 4+2 कितना हुआ, म्यू, तो 4 4+2 का म्यू निकलेगा आपका, कोबाल्ट का निकाल रहे हैं ना हम, तो ये निकलेगा √24 बच्चा, √24 से के साथ इसको मैच कर लियो, ये गया। अब Cr+3 का देख लो, Cr+3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, √3 3+2 5 5 3 से 15, √15 हो जाएगा इसका, तो इसको √15 के साथ मिला दियो, ये देखो, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो, चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो 69 का A का 4 है और B का 5 है, A का 4 एंड B का 5। अच्छा, तो ऐसा और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बस हमारा 2 निकाल के ही काम हो जा रहा है, ठीक है। So option 3 is the correct one, my dear students. Yes, I hope you are clear. 69th question. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं, ये देखिए कौन सा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question, that is, which one of the following ion exhibit DD transition and paramagnetism as well? तो पैरामैग्नेटिज्म कौन दिखाता है, शांति से समझने की और सुनने की कोशिश करिएगा। ये है मैंगनेट आयन, ये है परमैंगनेट आयन, ये है डाइक्रोमेट और ये है क्रोमेट। ये क्या है, डाइक्रोमेट, और ये क्या है बच्चा, क्रोमेट आयन, है ना।
और ये क्या है, पर मैंगनेट, और ऊपर वाला क्या है, मैंगनेट, मैंगनेट है ना। ओके चलिए अब इसका देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हर केस में। CrO4 -2 के केस में इसका +6 है, Cr2O7 2 माइनस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, MnO4 माइनस के केस में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 होगा, एंड MnO4 2 माइनस के अंदर निकालेंगे तो +6 होगा। ठीक है, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारे केसेस हैं ये कैसे हैं, डायामैग्नेटिक, और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक होता है उसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही करता है डी ट्रांजिशन बच्चा। तो डी ट्रांजिशन कौन शो करेगा, पोटेशियम पर मैंगनेट का मैंगनेट पर मैंगनेट आयन दिखाएगा। आई होप यू आर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयन कार्बोनिल FeCO5 इज, अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए EAN नंबर निकालना। EAN नंबर कैसे निकलता है बच्चा, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। EAN नंबर निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक फॉर्मूला की, और वो फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप EAN रूल लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ सराउंडिंग मेटल एटम, और जो भी ग्रुप अटैच है उसके साथ वो, ठीक है। तो अगर मुझे यही चीज FeCO5 के लिए निकालनी है, अगर EAN 36 निकलता है तो मतलब वो EAN रूल फॉलो करता है और वो मोनोन्यूक्लियर होगा। अगर EAN 36 नहीं निकलता है तो वो मोनोन्यूक्लियर नहीं होगा। चलिए देखते हैं निकाल के। तो Z क्या है बच्चा, इसके अंदर एटॉमिक नंबर, ठीक है, और तो हम लगाते हैं EAN रूल। तो Z एटॉमिक नंबर आयन का कितना हो गया, 26 माइनस, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो अगर इसका चार्ज नहीं है तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 0 होगा। तो 26 माइनस 0 प्लस 2 नंबर ऑफ सराउंडिंग मेटल एटम कितने हैं, 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 5 2 10, दैट इज 36। तो ये तो फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा हो गया बच्चा, मोनोन्यूक्लियर हो गया, यस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COCl2En2 इज। आयोनाइजेशन आयंस तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर मैं COCl2 को बनाना चाहूं तो मैं इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बहुत आसानी से बना सकती हूँ, है ना। ये देखिए, ये इसका, ये EN, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म, और सिस फॉर्म कब होगा, जब आजू बाजू होंगे EN ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए Cl, और ये हो गया Cl, और ये आप EN, और इस तरह से EN, है ना। तो ये हो गया इसका सिस फॉर्म, यानी कि ये आसानी से क्या दिखा सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली again based on coordination. Coordinate geometry is quite important in 2018 paper. Yes, the geometry and magnetic behavior of NiCO4। CO4 चार्ज नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तो निकल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। निकल का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको पता है निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 28, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d8 4s2, यस, ओके। अब क्योंकि कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है बच्चा, तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की वजह से अगर मैं इसका इस तरह से बनाती हूँ, ये S वाला था, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपका CO ग्रुप आता है तो वो तो पेयरिंग करवा देगा, तो पेयरिंग करवाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो S ऑर्बिटल आपका खाली हो जाएगा पेयरिंग की वजह से। 1 2 3 4 5,
तो ये हो गया इस तरह से, d ऑर्बिटल पूरी तरह से भर गया और s आपका खाली हो गया और s के बाद p ऑर्बिटल आता है बच्चा। तो आपके पास ये चार खाली ऑर्बिटल बचे, तो इसके अंदर पहला कोबाल्ट, पहला कार्बोनिल ग्रुप जाएगा, इसके अंदर दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, इसके अंदर तीसरा कार्बोनिल ग्रुप और इसके अंदर चौथा कार्बोनिल ग्रुप एज ए लिगैंड जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो गई, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है बच्चा। ठीक है, और एक s का और 3 p के ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा शेप कैसा होता है बच्चा, टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल भी होता है, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर भी होता है। तो यहाँ पे sp3 है इसीलिए टेट्राहेड्रल है, dsp2 होता तो स्क्वायर प्लेनर होता। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर गेटिंग द आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 की खास बात क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे पूछा है फॉलोइंग सोल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl। ठीक है, अब आपको बोलना है कि किसका pH 1 के इक्वल होगा। अब pH 1 आने का मतलब सोल्यूशन एसिडिक होगा, सोल्यूशन एसिडिक होने का मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते, देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। मीडियम एसिडिक तब आएगी जब N1V1 यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, दैट शुड बी ग्रेटर, है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन N2V2, है ना। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले केस में अगर मैं H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन निकालू, तो इस केस में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो देखते हैं कौन से केस के लिए ये एकदम सही बैठता है। पहले हम ओरली यहाँ पे करके देख लेते हैं तो आसानी रहेगी। ये हो गया 6 ml, ये 6 है और ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना है बच्चा, यहाँ पे 5.5 होगा और यहाँ पे 4.5 होगा, यहाँ पे 7.5 होगा, नहीं 515 होगा, 515 75, तो यहाँ पे 15 होगा बच्चा, और यहाँ पे 5 5 25। ठीक है, और यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे भी 10 होगा, तो 10 10 इक्वल है तो 1। pH ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा pH 1 के साथ। और हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, उसमें मेजर बड़ा डिफरेंस इसके अंदर है। यहाँ पे एसिड 15 आ रहा है और बेस 5 आ रहा है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेकर चलते हैं N1V1 की वैल्यू के लिए। तो N1 है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, N1V1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 15, है ना, 15 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। 15 माइनस N2V2 कितना है 5 अपॉन V1 प्लस V2, तो इसके अंदर वॉल्यूम 75 25, 75 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 100। 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, 10 बाई 100 कितना हो गया बच्चा 0.1। अच्छा, तो अगर 0.1 आ गया है तो आपको अच्छे से पता है कि pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो ये 0.1 है ना, तो 0.1 यानी 10 टू पावर -1 है, तो pH कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 टू पावर -1 का pH कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव अहेड, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज द कोऑगुलेशन पावर ऑफ एन आयन डिपेंड्स। हार्डी-शूल्ट्ज रूल पता है आपको, हार्डी-शूल्ट्ज रूल नहीं पता तो जाकर सरफेस केमिस्ट्री पढ़िए। उसके हिसाब से जो कोआगुलेशन पावर है किसी भी आयन की, वो उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है और चार्ज पे भी डिपेंड करती है, किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो 75th क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। The first option is the correct one. Let's move to question number 76, my dear students. Okay, question number 76 पर आते हुए
गिवन वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर NH3H2, किसी को अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो वो प्लेबैक स्पीड स्लो कर सकता है, यूट्यूब पे ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर NH3H2, अच्छा सबका दिया है, तो देखते हैं किसका कितना दिया है। O2 का कितना दिया है, H2 पहले कौन सा दिया, NH2 का 4.17 दिया है, फिर H2 का दिया है कितना 0.244 एंड देन दिया है O2 का दैट इज 1.36, CO2 का दिया है 3.59, ठीक है। आपको पूछा है कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा और वैन डर वाल्स कांस्टेंट दिया है आपको, तो लेट मी टेल यू कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो है that is directly proportional to van der Waals constant is directly proportional to critical temperature, ठीक है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका वैन डर वाल्स कांस्टेंट हाई होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। वैन डर वाल्स कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ए सिंबल से डिनोट करते हैं, जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन में ए करेक्शन फैक्टर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो जिसके पास मैक्सिमम ए होगा, मैक्सिमम ए यानी कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि CT विल बी हाई, और जिसका CT हाई होगा वो इजीली लिक्विफाई होगा, ठीक है। तो इजीली लिक्विफाई होने के लिए यहाँ पे कौन एप्लीकेबल है, तो NH3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू आर क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली बार कहीं पे भी रिपीट हो सकता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 77 माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, सीधा सा न्यूमेरिकल है, चलिए करके देखते हैं कितना आता है आपको। पूछा है सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 बच्चा, तो BaSO4 पहले तो आयनाइज होगा किसमें, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसका S इसका S, तो KSP क्या होगा बच्चा, S स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जोरदार चीज दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कर लोगे आप मिस्टेक, आपको लगेगा है क्वेश्चन सिंपल, बट आपको दो चीजें दी हुई है यहाँ पे, एक तो सॉल्युबिलिटी S दिया है आपको, लेकिन आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होना चाहिए, तो ग्राम पर लीटर दिया है, होना क्या चाहिए, मोल पर लीटर होना चाहिए, है किसमें, ग्राम पर लीटर में है, तो इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके मोलार मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मोलार मास कितना है बच्चा, 233, तो डिवाइड कर लो, तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो आपकी किस में आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.038 इंटू 10 टू पावर -5। अब आप इसको मोल पर लीटर लिख सकते हो और अब आप इसको यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और KSP निकालना है आपको, तो KSP इज इक्वल टू 1.038 इंटू 10 टू पावर -5 का होल स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दो, और 5 2 10, तो 10 टू पावर -10, 1 इंटू 10 टू पावर -10 जैसा ऑप्शन, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन डिस्प्ले नहीं किया है मैंने, एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन आपका था, वो भी बता देती हूँ, दैट वाज 1.08 इंटू 10 टू पावर -8 मोल स्क्वायर लीटर रेज टू -2 था, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन हर साल एक होता ही है, KSP और SP पे सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 हमने कर लिया है, 78 पर आते हैं। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, है ना। अच्छा अब इसके लिए हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चलिए निकाल के देखते हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आता है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री यूज करनी है, मोल कॉन्सेप्ट यूज करना है, ओके। चलो सबका देखते हैं, किससे स्टार्ट करें। आपको पता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, और आपको वॉल्यूम दिया है 0.00224 अपॉन 22.4 इंटू Na, तो ये निकल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में सबसे ऊपर वाले केस में देखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.0001 Na, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन वेट कितना है बच्चा 0.18, वाटर का वेट कितना होता है 18 इंटू Na करेंगे तो ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 0.01 Na। ठीक है, ये आया 0.001 Na, ये 0.01 Na। अब थर्ड केस देखते हैं 18 ml ऑफ वाटर, तो 18 ml वाटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 18 अपॉन, अच्छा ये थोड़ा टिपिकल होगा, 18 ml ऑफ वाटर पूछा है तो 18/18 हो जाएगा, सीधी सी बात है, इंटू Na, यानी कि ये 1 Na हो जाएगा। और लास्ट है 10 टू पावर -3 मोल, तो 10 टू पावर -3 इंटू Na, तो ये तो 0.001 Na है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू आर क्लियर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Let's move ahead to the next question, my dear students. Let's clear the drawing. Let's move ahead to the question number 79. बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, पेशेंस रखिए, खत्म करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। The correct difference between first and second order reaction is that, सारे स्टेटमेंट अच्छे से रीड करिए, शांति से रीड करिए, बिल्कुल भी आप विचलित नहीं हो ऐसा क्वेश्चन देखकर कि ओ भाई रे इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम 1 मिनट का है, बहुत सारे क्वेश्चन है, विचलित ना हो, शांति से पढ़े, ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी होता है, ठीक है। सो द करेक्ट डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज, first order reaction can be catalyzed, second order reaction cannot be catalyzed. Wrong statement. The half life of first order reaction doesn't depend on A naught, the half life of second order reaction does depend on A naught. अरे भाई करेक्ट स्टेटमेंट है ये, है ना। हमें पता है कि टी हाफ जो अगर आप टी हाफ अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का निकालना चाहें तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता वो बिल्कुल भी फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन अगर आप टी हाफ निकालना चाहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो वो तो डिपेंड करता है, ए नॉट बाई 2 के लिखते हैं हम, ठीक है। एक मिनट, लेट मी टेक इट प्रॉपरली फॉर यू, अच्छे से लिखते हैं, है ना, देखिए ध्यान से। टी हाफ अगर आप लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो वो ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता है, बट अगर आप टी हाफ लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो 79 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव अहेड, पेशेंस मत खोइए, नीट की एग्जाम में आग लगानी है तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही समझदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आगे बढ़ते हैं। Last 10 questions to go. Let's do it. Come on. Yes, you can do it. CaH2, BeH2, BaH2. The order of ionic character is. अच्छा, आयोनिक कैरेक्टर बताना है जो कि डिपेंड करेगा उसकी पोलराइजिंग पावर पे, और पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता है, तो आपका अगर स्मॉलर कैटायन होता है बच्चा तो उसका पोलराइजिंग पावर हाई होता है। स्मॉलर कैटायन, पजांस रूल पे एक क्वेश्चन हर बार होता है, 2019 के पेपर में भी था, बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट करिए। अभी तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया मैंने, पजांस रूल, है ना, पजांस रूल डेफिनेटली करना है, रीमन थीमन रिएक्शन करनी है, ठीक है, और क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, और केएसपी के क्वेश्चन, केएसपी एंड सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये डेफिनेटली हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। स्मॉलर कैटायन तो मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, तो उसके हिसाब से BeH2 लीस्ट आयोनिक होगा, ठीक है। BeH2 के बाद आएगा CaH2 और CaH2 के बाद आएगा BeH2। कौन सा ऑप्शन सही है, Be, Ca एंड Ba। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अच्छा अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी सेंसिटिव क्वेश्चन है। क्यों चलो देखते हैं, काफी बच्चों को इसका रीजन नहीं पता है, ध्यान से सुनना। कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू। हम देख रहे हैं कि किसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा और किसका नहीं होगा। अब कायदे से देखें तो मैंने जैसा डिस्प्रपोर्शनेशन पे 2019 पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं सबको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं तो ये यहाँ पे +7, यहाँ पे ये +5 स्टेट में है, ठीक है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +5 से +7 जा रहे हो आप, या फिर किसी भी केस में देख लो रे, है ना।
इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, आप ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे मत देखो, आपको यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं HBRO देखती हूँ बच्चा, ठीक है, ध्यान से देखियो, HBRO को देखो, HBRO के केस में अगर वो Br2 में कन्वर्ट होता है, Br2 में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.595 है ना, 1.595 दी है, ठीक है। और अगर आपका HBRO BrO3 में कन्वर्ट होता है बच्चा, तो उसकी वैल्यू दी है 1.5 वोल्ट, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, वो रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ई नॉट ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड कितना हो गया, 1.595 माइनस 1.5, तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 0.095 वोल्ट। दैट इज बेसिकली ई नॉट ऑफ द सेल आपका पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है, और ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव होगा। यानी कि ये रिएक्शन पूरी तरह से फीजिबल है और हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। बाकी क्यों करेक्ट नहीं है, बाकी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर आप Br2 को देखो, ठीक है, Br2 को देखो, वो कन्वर्ट हो रहा है Br-1 में, है ना, यहाँ पे, पर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है वो 1.065 दिया है। और दूसरी तरफ अगर Br2 को बना रहे हो HBRO बच्चा, तो वहां पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल 1.595 दिया है, ठीक है। तो कायदे से देखो तो 0 से -1 अगर जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई नहीं है इसके कंपेयर में, ये 1.065 और ये 1.5 है। आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी हाई होती है वो रिड्यूस होता है और वो कैथोड की तरह एक्ट करता है। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए ना, नहीं है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं करेगा। बात समझ में आई। यहाँ पे ई नॉट ऑफ द सेल की वैल्यू निकाल के आपको ये जज करना है कि कौन डिस्प्रपोर्शनेशन अंडरगो करेगा। तो आप ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 82 फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हाफ लाइफ हाफ मेथड से करते हैं ना। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस, एंड C2O4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो ये 4 2 -8, तो ये +7 से +2 में जा रहा है, और दूसरे केस में 4 2 -8, तो ये +6 है, यानी इंडिविजुअल पे +3 है, और ये +4 है, तो ये 2 है, तो यहाँ पे 2, C2O4 है बच्चा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। +7 से +2, इलेक्ट्रॉन किस तरफ कम है बच्चा, इलेक्ट्रॉन किस तरफ कम है, तो +7 वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी साइड पे हम 5 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और इसकी साइड पे +3 से +4 जा रहा है, यानी इधर एक इलेक्ट्रॉन कम है, और ऐसे 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, और इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया बच्चा 2 से, तो क्या बनेगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Mn2 प्लस, और दूसरे वाले में क्या हो गया, 5 C2O4 2 माइनस गिव्स 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। काटो काटो जल्दी काटो, यस। So we get 2 MnO4 minus plus 5 C2O4 2 minus gives 2 Mn2 plus 10 CO2, है ना। अच्छा, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो देखिए इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 एंड 5 4 20, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे 28 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे 10 2 20, यानी इस साइड पे 8 कम है। तो अगर RHS साइड पे 8 ऑक्सीजन एटम आर लेस, तो उसे बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड पे क्या ऐड करेंगे बच्चा, राइट हैंड साइड पे हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस गिव्स 2 Mn2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते, तो हाइड्रोजन क्योंकि मीडियम एसिडिक है, ठीक है, तो H प्लस लेंगे,
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो ये कितना हो गया, 8 2 16, तो हम इस साइड पे 16H प्लस कर देंगे। तो हमारे कोफिशिएंट कैसे हो गए, MnO4 का 2, MnO4 का 2 है, करेक्ट है। C2O4 का 5 है, तो ये वाला करेक्ट है। तो 2 5 और H प्लस का 16 है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। आई होप यू आर क्लियर। यस, तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको इस तरह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, लास्ट 7 क्वेश्चंस टू गो। ये बेस्ड है ली चैटलियस प्रिंसिपल पे। तो लेट मी टेल यू ली चैटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर reaction will shift to endothermic direction। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली साइड पे जाएगी, और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इट विल शिफ्ट where number of gaseous moles are less। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो हमारे पास है A2 प्लस B2 गिव्स X2, ठीक है। और इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चा, इधर नंबर ऑफ गैशियस मोल 2 है क्योंकि सब गैशियस स्टेट में है, और इधर 1 है। तो गैशियस मोल लेस किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड पे, और हमें प्रोडक्ट ही ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो प्रेशर बढ़ाने पे जिधर गैस के मोल कम होते हैं उधर रिएक्शन शिफ्ट होती है, यानी कि इधर कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, यानी हमें प्रेशर हाई चाहिए, प्रेशर शुड बी हाई। अच्छा, टेम्परेचर का देखते हैं। तो ये हीट इवॉल्व कर रही है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये नेगेटिव है, यानी फॉरवर्ड में ये कैसी है, एक्सोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में कैसी होगी बच्चा, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगी, है ना। चलो, तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको रिएक्टेंट मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाला ऑप्शन। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 84 एंड देयर इट इज ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 84 जब आप देख रहे हो, 84 एंड 85 साथ में कर लेते हैं। क्वेश्चन है, when initial concentration of reactant is double, the half life of zero order reaction is। है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो T half for the zero order reaction कितना होता है, A0/2K, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल कर दे तो ठीक है, डबल कर दिया तो भाई T हाफ भी तो डबल हो जाएगा, दुगना हो गया, 2 टाइम्स T हाफ हो गया, तो इट विल बी डबल। खत्म है। 84 का सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ हियर यू नीड टू यूज योर ब्रेन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो दिमाग यूज करना शांति से, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 and y2 to give xy। चलो, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x2 plus y2 is giving xy। अरे तो ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाफ x2 plus half y2 gives xy। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इसका डेल्टा H कितना दिया है बच्चा, 200 किलो जूल पर मोल। अच्छा, हमें निकालना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2। कैसे निकालोगे, शांति से समझो। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी बिकम्स इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये वैल्यू तो डेल्टा H की हमें दी है 200 किलो जूल, माइनस 200 दी है तो माइनस लगा देते हैं। तो ये वैल्यू हमें दी है माइनस 200 इज इक्वल टू, अब रिएक्टेंट देखते हैं तो हाफ x2 है, तो 1 को हम x कंसीडर कर लेते हैं, इसको 0.5x कंसीडर कर लेते हैं और इसको x कंसीडर कर लेते हैं, जो रेशियो दिया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ x हो जाएगा, हाफ इंटू x
ठीक है, प्लस ये क्या बोला था मैंने 0.5x, तो 0.5x बाई 2, ठीक है, कोफिशिएंट तो होगा, माइनस एक्स वाई कितना दिया है बच्चा, तो ये 1 है तो 1x हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो फट से, तो -200 इज इक्वल टू बच्चा 1 प्लस 0.5 तो 1.5x बाई 2 माइनस 1x, एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1.5x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 2 0.5 माइनस 0.5 बाई 2 यानी कि 5 बाई 20, यानी कि 5 4 जा 20, तो 1/4x, ठीक है, तो -200 इंटू 4 इज इक्वल टू x, तो कितना हो गया बच्चा -800 इज द आंसर। माइनस लगाया नहीं है बट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर क्लियर, सिंपल था क्वेश्चन, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा बच्चा। द करेक्शन फैक्टर ए यानी कि वैंडरवाल्स करेक्शन फैक्टर, द करेक्शन फैक्टर ए क्या डिनोट करता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिनोट करता है बच्चा, सीधा सा है, वैंडरवाल्स कांस्टेंट यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये तो आपका टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 87 ऑन देयर इट इज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर आपको बताऊंगी मैं एक प्यारी सी ट्रिक, तो ट्रिक नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, है ना। चलिए देखते हैं ये प्यारी सी ट्रिक क्या है। ओके लेट्स गो अहेड। तो ट्रिक है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको याद रखना है ये नंबर 10 10 12 32 10, याद रखना है क्या नंबर है 10 10 12 32 10 10 10 12 32 10। अब क्या करना है, अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो देखो अगर आप CN की बात करो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका 7, तो कितना हुआ 7 2 14 13 हुआ CN, ठीक है। NO के केस में कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 8, तो ये हो गया 15, और CN माइनस में कितना होगा, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7 प्लस 1, तो ये 7 8 7 7 14 हो जाएगा इसका, और लास्ट है CN प्लस बच्चा, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 प्लस 6 यानी अगेन इट इज 15 ओनली CN प्लस के केस के लिए, ठीक है। कितना हो रहा है, कार्बन का 6 नाइट्रोजन 7 है, सॉरी माय मिस्टेक, तो 12 होगा, ठीक है। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो आपको जो भी नंबर निकले ऐसे सम करने के बाद पहले तो आपने इनका क्या ऐड कर लिया, इनका एटॉमिक नंबर ऐड कर लिया, जो भी वैल्यू निकले उसको डिवाइड बाई 2 करिए, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 7 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 2 7 14 7.5 आएगा, और ये आएगा 6.5, ठीक है। अब जो भी नंबर आया उसको यहाँ पे काउंट करिए, 6 आया है तो 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। 7 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 3, तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है। अब डेसिमल वालों के लिए क्या होगा, तो ये 6 है और ये 7 है, तो 6.5 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 3 प्लस 2 इनका एवरेज ले लीजिए, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 यानी 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2.5, और 7.5 के लिए भी 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 इसका भी, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, सीधी सी बात है CN माइनस का, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक याद रखिए 10 10 12 32 10, एटॉमिक नंबर ऐड करिए दोनों एलिमेंट का, जो भी वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड करिए, और 2 से डिवाइड करने के बाद उसे यहाँ पे काउंट करिए, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ। आई होप यू आर क्लियर, ट्रिक समझ में आई हो, मजा आया हो एकदम, तो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एन एलिमेंट X, तो मैग्नीशियम तो मेटल है, तो मेटल है तो वो पहला लिखा जाएगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, ये एलिमेंट X से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड, इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X इज, अरे भाई
तो ये कौन सा है, ये तो एटॉमिक नंबर 7 आ रहा है, यानी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्राइड के फॉर्म में हो सकता है, तो वो -3 होता है उसके ऊपर चार्ज, N3 माइनस है ना, इस तरह से नाइट्राइड, ठीक है। और ये +2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, Mg3N2 बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 89 माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है, आयन एग्जिबिट BCC स्ट्रक्चर, है ना, तो BCC है तो उसका Z का वैल्यू 2 होगा, और Z का वैल्यू 2 होगा, और R = √3a/4 होता है BCC के लिए। चलो, वो थोड़े टाइम बाद FCC में कन्वर्ट हो जाता है, तो BCC और FCC में उसके डेंसिटी का रेशियो निकालना है। अब डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी = Z × M/Na × a³। चलो, तो हम पहले निकाल लेते हैं BCC के लिए डेंसिटी। Z की वैल्यू 2, M हमें पता नहीं है, Na ऐसे ही रखना है, और A क्या होगा बच्चा, 4r/√3 का क्यूब, है ना, 4r/√3 का क्यूब। चलो, अब FCC का देखते हैं, तो FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और R = कितना होता है, R = a/2√2 होता है उसका, ठीक है। तो डेंसिटी = 4 × M/Na × a/2√2 का क्यूब हो जाएगा। यस, ओके। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये BCC वाला है और ये FCC वाला है, दोनों को डिवाइड करोगे तो BCC/FCC 2 × M/Na × 4r/√3 का क्यूब। बच्चा, इसको डिवाइड करो इस वाले से। जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको वैल्यू मिलेगी, देखो कैसी वैल्यू मिलेगी, आपको इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। चलो मैं करके दिखाती हूँ, 2 × M/Na × 4r/√3 का क्यूब डिवाइड बाई 4 × M/Na × a/2√2 का क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, Na कैंसल, Na कैंसल, M कैंसल, M कैंसल, ये 2 बचा, ठीक है। ये वाला ऊपर गया, ये वाला नीचे आया। When you solve this, you will be getting answer as finally 4 by actually you will be getting answer as 3/4 √3/2, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, ये वाला। ये करके देखिए आप, ये वाला सेक्शन सॉल्व करिए, आपको पक्का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बता दिया तरीका कैसे करना है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, Which one is a wrong statement? The electronic configuration of nitrogen atom is, है, ये तो शक्ल से ही दिख गया, क्या गलती है यहाँ पे, ये पहले ऐसे दिखाना होता है, फिर एंटी पैरेलल स्पिन जाता है, तो यही गलत है, तो यही सही होगा आंसर। और इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है 2019 के नीट का पेपर, पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है बच्चा। अगला पेपर हम 2017 का करेंगे, अल्टरनेट डेज पे आपको इसी तरह से पेपर्स के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसे शांति से बैठकर सॉल्व करिए, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एंड ट्रस्ट मी, एक पेपर को अच्छे से कंप्लीट करने में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट लगता है एक सेक्शन को खत्म करने में, स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर लूं मैं तो यू कैन ऑल्सो फिनिश इट इन दैट टाइम ड्यूरेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, टेक केयर। चलिए, बाय बाय।